जा रही है। हाँ जी सर। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। जी एक मिनट जरा। हेलो। जी सर। जी जी सर। एक मिनट में माइक्रोफोन पे जाना चाहता हूँ। तो आपको मेरी कितनी बात समझ में आई है? समझ में तो मतलब एक कल्पना तो की है आपसे, आपने जो परिकल्पना की है अगर वो साकार हो जाती है तो फिर बात ही अलग है, लेकिन अब वो एक परिकल्पना और उसमें हम कैसे एजुकेट, ये एक बहुत बड़ा अच्छे प्रश्न है। आपने बिल्कुल बहुत सही बात कही कि एक बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि ये कल्पना फलीभूत होगी कि नहीं होगी। राइट। यही बात कहना हाँ चाहते हैं आप, और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, बस यही है कि ये आपने जो परिकल्पना की है वो तो मतलब एजुकेट होना, मतलब वैसे एक दिवा स्वप्न के अलावा ऐसा भी नहीं है कि लोगों ने देखे हैं, पूरे भी हुए हैं, लेकिन अब ये है कि जो आज का परिवेश है उस परिवेश में, क्योंकि परिवेश अब बहुत मतलब परिवेश क्या, अब तो परिदृश्य ही बदल चुका है। हम्म। अब उस परिवेश परिदृश्य में हमारे साथ जैसे कि अगर आज एग्जाम्पल लिया जाए कि बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, केजरीवाल जी ने भी तो इसी टाइप के कुछ लेक्चर देखे, और आज मैं समझता हूँ कि शायद भाजपा बैठी है तो वो 3 बंदरों की वजह से बैठी है, क्योंकि उन्होंने भी यही मूवमेंट चलाया था। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि वो मूवमेंट हमने समझ नहीं पाया, हमको मूर्ख बनाया गया? हाँ तो वो सर बात तो वही है ना कि अब पब्लिक तो अटैच हुई उससे, अब कहाँ मतलब उन्होंने मतलब उससे उनका यूज करा, अब वो उनके अंदर जाके लोगों को थोड़ी मालूम, जैसे आज आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे अंदर भावनाएं क्या हैं, आपके अंदर भावनाएं क्या हैं, वो लोगों को नहीं मालूम। लोग उसमें आए, अटैच आए, और लास्ट में वो तीनों के तीनों गांधी जी के बंदर, वो तो गांधी जी के बंदर थे, चले गए जहाँ गांधी जी ने बुलाया उनको। अब ये बहुत परिकल्पना भी है बहुत वैसा कि बहुत भाजपा बहुत आरएसएस ने, बहुत बहुत ही सुंदर बात कही आप। भाजपा आरएसएस ने इन बंदरों को भी कितने दिन ट्रेनिंग दी होगी, कितने दिन उनको मोडिफाई करा होगा। इन बंदरों के बारे में जी मेरी क्या सोच है वो आपको बताऊं? जी ये बात बहुत मुझसे लोग बड़ा कहते हैं जी कि सर जो आप कह रहे हैं जी। ये कहीं केजरीवाल पार्ट 2 तो नहीं है, हो जाएंगे आप? हाँ, मैंने वो भी बता चुके। आप कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। नहीं नहीं। लेकिन चलिए मैं ही कह देता हूँ कि कहीं आप जो है ना केजरीवाल पार्ट 2 तो नहीं हो जाएंगे। ठीक है ना? जी तो एक बार अपन ये समझें कि केजरीवाल ने क्या किया। जी केजरीवाल ने आपको बताया कि एक लोकपाल एक्ट आएगा जिससे कि इस देश का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। यही कहने की कोशिश की या और कुछ कहा था? हाँ, ये अपने अन्ना जी ने, अन्ना जी ने, केजरीवाल ने और उनकी पूरी पार्टी ने, जो लोग पूरी भी थे, पार्टी, ठीक है ना? किरण यही 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 बात कही थी, कही उसमें थी कि नहीं कही थी? उसमें आपके समकक्ष किरण बेदी जी भी आ गई थी उसी में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो हमारी आईपीएस ऑफिसर जो किरण बेदी जी हैं वो भी उसी का हिस्सा मानी जाएंगी। जी जी ठीक है ना? जी तो इसमें मेरा कहना ये है कि जरा अपन एनालाइज तो करें कि उस लोकपाल बिल में सच में इतनी ताकत थी या जी ताकत ही नहीं थी उसमें। तो ये लोकपाल बिल जो है 2011 में जी पास किया जा चुका था यूपीए सरकार के द्वारा। जी यूपीए सरकार ने उसे 3 साल कचरे के डिब्बे में डाल के रखा, रखा कि नहीं रखा? जी हाँ 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी आ गए, उन्होंने पूरे 5 साल उसे कचरे के डब्बे में रखा, जी रखा कि नहीं रखा? हाँ रखा।
अब तो दो ITR तक भी उन्होंने कचरे में डाल दिया। हैं? अब तो ITR तक भी कचरे में ही डाल दिया। हाँ 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 हाँ। तो देश को मार्च 2019 में पहला लोकपाल मिला। जी आप जैसा पत्रकार, आप जैसा ज्ञानी व्यक्ति को क्या उस लोकपाल का प्रथम लोकपाल का नाम मालूम है क्या? नहीं सर। तो एक ऐसी संस्था जिसका पहला लोकपाल पदस्थ हुआ, उसने कितनी सावधानी बरती कि लोगों को उसका नाम तक मालूम नहीं पड़ पाया। और वो भी इतनी सारी चैनल्स, इतने सारे यूट्यूब से लेके हर चीज के सोशल मीडिया के बिजुकों के बावजूद भी वो व्यक्ति अपना नाम गोपनीय रख पाया कि नहीं रख पाया? जी हाँ जी हाँ। ओके। फिर मार्च 2019 के बाद लगभग 3.5 साल वो व्यक्ति इस देश का प्रथम लोकपाल रहा। इसके बाद उसका टेन्योर खत्म हो गया और लगभग 1.5 साल जो है एक प्रशासनिक अधिकारी कार्यकारी लोकपाल रहा। क्या आपको उसका नाम मालूम है? नहीं मालूम। फरवरी 2024 में इस देश को तीसरा लोकपाल मिला। जी आपकी हिंट के लिए बता दूं, वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी रह चुका है और फिर बाद में वो सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट के बाद उसे और कुछ भी जिम्मेवारियां मिली मोदी जी के द्वारा और अब वो इस देश का तीसरा लोकपाल है। क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? नहीं बता। एक के बाद एक कांड हुए जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। जैसे एक एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया। क्या लोकपाल को संज्ञान लेते हुए सरकार के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए थी, नहीं करना चाहिए थी? लोग इतना वही तो मेन सर के हमारे यहाँ इतने इस बॉडी को आज जैसे TN सेशन ने एक नाम दिया, शायद मालूम ही है आपको। तो आज उनका अस्तित्व कहाँ है? आज शायद मेरे भी संज्ञान में नहीं है कि वो अभी जीवित हैं या नहीं है। तो हमारे यहाँ मतलब अभी आप सेशन को थोड़ी देर के भूल जाइए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमने आस्था रखी कि एक लोकपाल नामक कोई चीज पैदा होगी और हमारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। उस लोकपाल ने अपना क्या हस्त्र किया ये देख लो आप। तो ये तो लोकपाल का अपना हस्त्र कहलाएगा ना। जी। वो अनोनिमस है, उसको कोई जानता नहीं है, वो क्यों जिंदा है, वो क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, उसके जीने का क्या मकसद है, क्या उसे सरकारी खजाने से वेतन मिलता रहे, सुविधा मिलता रहे, इसलिए बना है या वो कुछ करने के लिए बना है? बना तो खैर वो किसी काम के लिए था, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि इस देश में जब तक एक महापरिवर्तन ना लाया जाए, जब तक इस सड़ी गली व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन ना किया जाए, तब तक इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं किया जा सकता है। लिहाजा केजरीवाल को हम 2 चीजों की क्रेडिट देना चाहेंगे। एक तो उसने हम आपको बताया कि हम सब लोग मूर्ख हैं, हमें बड़ी आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। एक तो उसने ये कहा और दूसरा उसने संदेश दिया इस देश के नेताओं के नाम कि हे दुष्ट राजनेताओं, उम्र में तो तुम्हारे मैं बच्चों जैसा हूं, लेकिन दुष्टता में मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम इस देश में फ्री भी बांट सकते हो, मैं आपसे दुगनी रफ्तार से फ्री भी बांट सकता हूं। तुम इस देश को बेच सकते हो, मैं इस देश को आतंकवादियों को बेच सकता हूं। तो उम्र में तो मैं तुम्हारा बच्चे जैसा हूं, दुष्टता में मैं तुम्हारा बाप हूं। बिल्कुल जी। मैं जब देखता हूं तो केजरीवाल को मैं इस रूप में देखता हूं। मुझे नहीं मालूम है कि मिस्टर BS भदौरिया कहां तक आप मेरी बात से सहमत हैं, असहमत हैं, ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। नहीं, आप जो सोच रहे हैं लगभग वही है, क्योंकि ठीक देखा भी है अपन ने कि भाई आज जो उनके यहाँ राजमहल, हालांकि उन्हीं ने उठाया, हम आप तो अब जैसा राजमहल जैसी चीज उन्होंने तैयार की, तो ये स्वाभाविक तौर पे
हम्म। मतलब वो तो कॉपी सीधा सा ये कि कॉपी की है उन्होंने, वही जो आप कर रहे हैं उस आपके हम बाप ने हैं। तो अब मैं आपके मूल प्रश्न पे जा रहा हूँ जी कि पहले मैंने आपको बताया कि रोजगार का मौलिक अधिकार मिल जाएगा, फिर आपको बताया कि आपको ऐसी शिक्षा मिलेगी जो आपके रोजगार को जो है आपको शिक्षा आपके प्रत्येक माइलस्टोन को, जिसको आप सोपान भी कह सकते हैं, उसको रियलाइज करने वाली शिक्षा होगी, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नहीं होगी। और मैंने आपको ये भी समझाने की कोशिश की कि आपको जो है, आपके पास धन नहीं होगा तो भी कोई चीज फ्री में नहीं मिलेगी, ना भारत सरकार के खजाने से मिलेगी, आपको आपके ही कलब्रिक अकाउंट से पैसा मिल जाएगा। और जी जब आप कमाएंगे तो अपने आप पट जाएगा। तो जी ना तो धन मिलने के लिए कोई आवेदन लगाना है, ना ही कोई बैठी हुई अथॉरिटी उसमें बटन दबा के उसे अनुमोदित कर रही है। जी तो आप ये बताइए। पहले इसको लगा देता हूँ। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो 5 मौलिक अधिकार हैं, एक ऐसी तरीके का भोजन का भी मौलिक अधिकार है। जी हाँ हाँ, जिसमें भोजन का भी मौलिक अधिकार है, जिसमें स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार है। और वो स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार आपका आयुष्मान योजना नहीं है, वो सभी पैथियों को समाहित करते हुए जी जो व्यवस्था होगी वो व्यवस्था वाला अधिकार है। जी बात समझ रहे हैं इस बात को? जी जी। तो आयुष्मान तो ये कारपेट के लिए है सर, ये पब्लिक के लिए थोड़ी ना। ये नहीं, तो लेकिन जो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं वो तो जी भारत सरकार के खजाने से नहीं आ रहा है। हाँ वो तो ना, ये कह रहे हैं कि सभी पैथियों को समाहित करते हुए वेलनेस सेंटर खुलेंगे और उन्हें राष्ट्रीय संपदा कहा जाएगा। और जो लेबोरेटरीज होंगी उन्हें भी राष्ट्रीय संपदाएं कहा जाएगा। और राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भारत सरकार के खजाने का पैसा नहीं लगेगा और ना ही किसी टैक्स पेयर का पैसा लगेगा। जी तो फिर पैसा कहाँ से आएगा, ये प्रश्न आपके जेहन में जरूर आ रहा होगा। जी हाँ। आपको ये बताइए, पहले ये वार्ता रुचकर लग रही है या आप झेल रहे हैं कि अब भाई डीजी साहब ने लगाया है फोन तो अब क्या करें? नहीं नहीं तो सर, आप इसे ढो रहे हैं या नहीं आपको नहीं सच में ज्ञान मतलब आनंद आ रहा है? नहीं, जिज्ञासा तो है सर, ऐसा नहीं है। मैं भी थोड़ा सा इन्हीं कारणों से तो आज इस स्टेज पे हूँ कि अब बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है फाइनेंशियली, हाँ 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 क्योंकि हाँ। कुछ इस टाइप के लोगों को एक हजार तरह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जी 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 और जी जी। आज मैंने बताया कि मैं भी रिटायरमेंट एज पे हूँ, हाँ हाँ। लेकिन अभी मतलब ये है कि बस कैसे करके चल रही है, मतलब ये पता नहीं है। और लाइबिलिटी चूंकि अब हैं तो और काम करना ही है, हाँ बच्चों को और खुद का पेट पालना ही है। पालने नेचुरल है। हाँ। जी तो आप मेरी बात को और भी गहराई से समझ सकते हैं। जी इसमें हम एक राष्ट्रीय संपदा निर्माण का कॉन्सेप्ट लेके आए, जी इसलिए हर चीज का एंड टू एंड सॉल्यूशन है। जी ये ऐसा नहीं है कि लोकपाल एक्ट आ जाएगा तो आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए हमने आपको समझाया कि कल ब्रिक्स अकाउंट से पैसा आएगा, राइट? जी जी अब राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण के लिए कल ब्रिक्स अकाउंट से भी पैसा नहीं आना है, उल्टा होना है। कल ब्रिक्स अकाउंट से को जो है ना के पास जो है ना राष्ट्रीय संपदाओं का से पैसा आएगा, अच्छा राइट? जी तो राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण कैसे होगा? तो ये सिस्टम जो है, आपने वाटर सिस्टम में सुना होगा कि पहले जो है ना किसान अपनी फसल पैदा करते थे और फिर सभी को अच्छे ढंग से जो है ना अपनी फसल का हिस्सा बांटते थे। जी और वो इतनी ज्यादा फसल होती थी कि जिसको फसल बांटी जाती थी, किसान से लेके हर कोई समृद्ध होता था। जब अंग्रेजों ने आके इस व्यवस्था को तोड़ दिया, क्योंकि तब उन्होंने उसमें धन को बांटा और धन के चक्कर में फिर जो है 60% टैक्सेशन ले लिया,
तब जो है, और फिर भी लगान से लेके हर चीज ले ली, तो किसानों की कमर टूट गई, राइट। जी जी लेकिन वो सिस्टम क्या है कि हम संपदा का निर्माण करेंगे और फिर बांटेंगे, यही है कि नहीं है? हाँ जी मतलब हम फसल पैदा करेंगे और फिर उसे बांटेंगे, यही है। हाँ जी हमने उसको स्थूल जो है संपदा के लिए यूज किया है, कैपिटल कैपिटल प्रोडक्शन। जी तो यदि हम एक बड़ा अस्पताल जिसमें सभी पैथियों के डॉक्टर से लेके, जिसमें रिसर्च भी हो रही है, जिसमें औषधियां लगाई जा रही हैं, औषधियां बनाई जा रही हैं और सब पैथियों की बनाई जा रही हैं, उसे हम राष्ट्रीय संपदा कहें और ऐसे इसे और उसे वेलनेस सेंटर कहें, और ऐसे वेलनेस सेंटर का जाल पूरे देश में 144 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सेवा देने के लिए करें। और इसमें दो और भी एलिमेंट हैं। भारत के 144 करोड़ लोगों को एक डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर मिलेगा। तो वो समय के हिसाब से तय किया जाएगा कि 10 के ऊपर एक आदमी होना चाहिए या 50 के ऊपर एक आदमी होना चाहिए। वो चीजें माइक्रो डिटेल्स हैं जो वर्कआउट कर ली जाएंगी, ठीक है ना। जी जी लेकिन एक बात तय है कि भारत के 144 करोड़ लोगों के लिए एक डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर होगा, और वही हेल्थ वॉलंटियर हो सकता है क्राइम वॉलंटियर भी हो, जो आपके घर पे जाके एफआईआर भी दर्ज करेगा। जी अब वो व्यक्ति, अब आप ये अनुमान लगाइए कि वो व्यक्ति आपके घर पहुंचता है, उसके पास एक ऐप है, राइट। जी तो आपको उसको बुलाने के लिए फोन नहीं करना है, आप अपने ऐप में बटन दबाएंगे, जी उस व्यक्ति को मालूम पड़ जाएगा कि बीएस भदौरिया साहब को हमारी सेवाओं की जरूरत है और हम डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर हैं, तो हमें पहुंचना होगा। तो वो बिना समय गंवाए आपके पास पहुंचेगा, राइट। जी जी उसे ट्रेंड किया गया है, तो वो आपके सब सैंपल लेके आपका एनुअल मेडिकल चेकअप वहीं कर देगा। जी उसकी रिपोर्ट जो टेस्ट में जो ब्लड जो भी सैंपल लेगा, जी जी वो जो है, जो राष्ट्रीय संपदाओं के रूप में जो लेबोरेटरीज का जाल बिछाया जाएगा, वो शहरों में नहीं होंगे, वो पूरे देश में होंगी, और मोर जो है ग्रामीण एरिया में होंगी, क्योंकि सभी ग्रामीणों को 365 दिन का हमें रोजगार भी देना है। बात समझ रहे हो ना। इसमें एक साथ मल्टीपल चीजों को वो किया जा रहा है, क्लियर। जी अब आप ये सोचिए कि ये सब व्यवस्था आपको तब भी मिलेगी जब आपके खीसे में पैसा नहीं है और वो प्राइम मिनिस्टर की आयुष्मान योजना नहीं है। जी तो हर किसी को भुगतान हो रहा है, और वो ना तो फ्री में हो रहा है, ना आयुष्मान योजना से आ रहा है, ना पीएम आवास आयुष्मान योजना से आ रहा है। उसका भुगतान आपके ही खाते से हो रहा है, और आप गरीब हैं और आपके खेत में खाते में पैसा नहीं है, तो उतना पैसा कल वृक्ष अकाउंट से बिना मांगे आ जाएगा, और जब आप कमाएंगे तो पड़ जाए, जी राइट। जी अब आप ये सोचिए कि जब ये रिपोर्ट जो है आपके पास, उसका टेस्टिंग रिपोर्ट पहुंच जाएगी, और वेलनेस सेंटर में जो आपका वेलनेस सेंटर एसोसिएट होगा, उसमें वो रिपोर्ट पहुंचेंगी, जी और आपकी रिपोर्ट पर सभी पैथियों के डॉक्टर्स आपस में बैठकर ये चर्चा करेंगे जी कि अब हमें कैसे इनका इलाज करना है, राइट। जी तो वो डॉक्टर्स तय करेंगे कि साहब बीमारी का स्टेज ये है, और इस स्टेज पर ये पैथी प्राइमरी रोल करेगी। जैसे एलोपैथी इज ए साइंस ऑफ इमरजेंसी, मतलब हमें ऑपरेशन करना है, कटपिट करना है, फलाना करना है। इट इज नॉट साइंस ऑफ ट्रीटमेंट। हमने एलोपैथी को साइंस ऑफ ट्रीटमेंट गलत कह दिया है। इट इज नॉट साइंस ऑफ ट्रीटमेंट, इट साइंस ऑफ इमरजेंसी। जहां हम पहुंच नहीं गए पाए, इसी कारण से हम लेट हो गए, क्योंकि ये तो हर जगह आपके लिए गड्ढा खोद रहे हैं, क्योंकि ये किसी बीमारी का इलाज ही नहीं करते हैं। आपको लाइफ लॉन्ग दवाइयां खिलाने की मशीन बना दिया है उन्होंने। आज ये स्थिति बन गई है कि एक आदमी जिंदगी भर मेडिसिन खाता है, वो कहता है साहब लाइफ लॉन्ग खाना पड़ेगा, और उसकी डोज भी बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि आपका ऑर्गन वो खराब होता जा रहा है, तो उसकी इफिशिएंसी घट रही है। जी तो उसकी इफिशिएंसी कट हो रही है। अब इस नए सिस्टम में सभी पैथियों के डॉक्टर्स
बैठेंगे और तय करेंगे कि किस पैथी को प्राइमरी रोल करना चाहिए। नेचुरोपैथी करेगी, आयुर्वेद करेगी, होम्योपैथ करेगी, क्या पैथी करेगी, ये सब वो आपस में बैठ के तय करेंगे, राइट। जी। और जैसे ही वो तैयार हो जाएंगे तो वहां से घंटी बजाएंगे तो आपका डेडिकेटेड वॉलंटियर आपके घर पहुंच जाएगा जी। और आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस कराएगा। तो एक तरफ सभी पैथियों के डॉक्टर बैठे होंगे और दूसरी तरफ आप और आपके परिवार वाले और आपका डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर बैठा होगा जी। और डॉक्टर आपको समझाएंगे कि देखिए साहब, आपका बीमारी का स्टेज ये है और हम लोगों ने ये तय किया है कि इसी तरीके से करेंगे और आपको जो जो दवाइयाँ देना है वो दवाइयाँ यहाँ से रवाना हो चुकी हैं और आपका जो डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर हैं ये आपको दवाएं देंगे और आपको समझा देंगे और यदि आप खुद दवा लेने की स्थिति में नहीं है तो ये समय पर जाके आपको दवा भी देंगे। जी। अब अज्यूम करिए कि बीएस भदौरिया बटन दबाना भूल गए जी। और आपकी बीमारी लाइलाज हो गई, जी। राइट। जी। तो वो डॉक्टर क्या कहेंगे कि आप बटन दबाने से थोड़ा सा देर हो गए हैं, लेकिन चिंता मत करो, अब तो कैंसर भी लाइलाज नहीं रह गया है क्योंकि कैंसर तो विलुप्त हो जाएगा। आपको मालूम है बीएस भदौरिया मेरा कैंसर के बारे में क्या मानना है? मेरा मानना है कि कैंसर बीमारी ही नहीं है। हाँ, कुछ बीमारियां तो सर ऐसी हैं कि जो बीमारियां हैं नहीं, उनको बीमारी एक्चुअल बनाया जा रहा है, पहाड़ बनाया जा रहा है। नहीं, उसका वो रीजन नहीं है। जी। उसका रीजन ये है कि कैंसर और सभी ऑटो इम्यून डिसीज जी। बीमारी ना होकर आपकी सेल का आपके प्रति प्रतिशोध है। हाँ। आपने एक दोहा सुना होगा, माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। ये सुना है आपने कि नहीं सुना है? हाँ, सुना ना सर। सुना है। जी। तो आपकी सेल आपसे कह रही है कि आप हमारे प्रति जो अत्याचार कर रहे हैं, हमारे ऊपर जो केमिकल मॉलिक्यूल्स डाल रहे हैं, हमको जो है ना, जो आप भोजन दे रहे हैं उसमें आपने विषाक्त कर दिया है, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के कारण, और आप जो कॉस्मेटिक लगा रहे हो और आप जो है जो गंद काम कर रहे हो उससे आपने हमारे ऊपर इतना अत्याचार कर दिया है, अब मैं आपसे प्रतिशोध लूंगी। कौन कह रहा है? आपकी सेल कह रही है। हाँ, सेल। जो सेल कभी गलती नहीं करती थी। हाँ जी। जिस सेल की मेमोरी जो है आपके दिमाग से भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वही सेल जो है आपकी सभी चीजों को कैरी करती है, सभी इंप्रेशंस को, सभी को। तो ऐसी सेल जो कभी कोई धोखा नहीं खाती थी, वो जो है बिनाइन से मिलाइन हो जाती है, इसी को कैंसर कहते हैं। तो यदि आपके ये अत्याचार विलुप्त हो जाएंगे तो कैंसर विलुप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कैंसर का इससे तो कई सभी नेगेटिव चीजें सब विलुप्त हो जाएंगी, राइट। जी 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 जी। और यदि आपको समय रहते भोजन में ही दूध, दही, घी और शहद भी औषधि वाला मिलेगा। क्यों? क्योंकि भविष्य में जो शहद है ऐसा नहीं आएगा। जी। जैसे मान लो जहाँ पर डायबिटीज की जो है ना औषधि पैदा हो रही हैं, वहाँ के फूलों से जो बनेगा तो उसके शहद में डायबिटीज का जो है ना दूर करने की शक्ति आ जाएगी। उस गायों को जिसको यदि वो दवाइयाँ खिलाई जाएंगी तो उनकी गाय में जो है अमृत तुल्य जो देसी गाय का दूध है उसमें औषधि को जो है का भी गुण आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नेचुरल है। तो आपको जो है मल्टीग्रेन दूध, दही, घी, वो भी देसी गाय का, और साथ में जीवन वर्धक औषधियाँ मिल रही हैं, और कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिल रही हैं, और कोई भी चीज़ भारत सरकार के खजाने से नहीं मिल रही हैं, और आपके पास पैसा नहीं है तो आपके कलवृक्ष अकाउंट से बनाया लिया जा रहा है, और फिर आपको योग्य बनाकर कलवृक्ष अकाउंट का पैसा पट जा रहा है, और धीरे धीरे आप समृद्ध और खुशहाल हो जाएंगे। इस प्रकार आपको स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार समझ में आ गया, और छिपे हुए तरीके से भोजन का मौलिक अधिकार समझ में आया कि नहीं आया जो मैंने बताया? उसमें तो अगर ये जो आप परिकल्पना आपने जो की है उसमें तो मतलब सभी चीजें आ गई ना सर, अलग अलग से मतलब सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो जब आपका पैसा पट जाएगा, और फिर पैसा तो की वर्षा तो होना है क्योंकि आप काम तो करते रहेंगे। हाँ, काम तो चाहता भी है ना। आप समृद्ध हो जाएंगे और आपको खुशहाली भी मिलेगी,
और खुशहाली को मौलिक अधिकार बना रहे हैं। जी तो अब अपन थोड़ी देर खुशहाली के बारे में बात कर लेते हैं। एक खुशहाली एक बड़ी अद्भुत सी चीज है। जानते क्या है कि आपको किसी चीज से आज खुशी मिल रही है, आप उसे प्राप्त कर लेंगे, कल उससे खुशी नहीं मिलेगी। हाँ ये होता है कि नहीं होता है? हाँ जी तो इसका मतलब है कि देयर विल बी हायरार्की ऑफ खुशी, और हर व्यक्ति को अलग अलग चीज से खुशी मिलती है, और उन खुशियों को देने के लिए जो संस्थाएं पैदा होंगी उन्हें राष्ट्रीय संपदा कहा जाएगा। और हम ये चीज बताना भूल गए कि राष्ट्रीय संपदाएं वो हैं जो कि आपको सेवाएं पैदा कर रही हैं, जो कि आपको नौकरियां दे रही हैं, और वो फिजिकल वो एसेट्स हैं, राइट। उनमें भवन भी होगा, लोग भी होंगे, काम भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, राइट। तो इस एसेट को हम राष्ट्रीय संपदा कह रहे हैं, और राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के साथ ही उतना धन का निर्माण मान लिया जाएगा। क्योंकि यदि आपने एक हॉस्पिटल बनाया है और वो 1000 करोड़ का है, तो 1000 करोड़ की एसेट पैदा हो गई कि नहीं हो गई? तो 1000 करोड़ आपको जो है उस एसेट के इक्विवेलेंट लोगों में बांटने का हक मिल गया कि नहीं मिल गया? बराबर। तो जैसे ही हम किसी वेलनेस सेंटर, जैसे ही हम किसी नर्सरी, जैसे ही हम किसी गौशाला को अनुमोदित करेंगे, ये सभी राष्ट्रीय संपदाएं कहलाएंगी। आप उद्योग लगाएंगे, वो भी राष्ट्रीय संपदा है, राइट। मतलब जो कुछ भी आप अच्छा भारत के लिए करेंगे, चाहे उद्योग हो, चाहे ये हो, चाहे सेवाएं हो, वो सब जो है राष्ट्रीय संपदाएं कहलाने वाली हैं। यहां तक आप हमारी बात समझ पा रहे हैं क्या? हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं। ये बात समझ में आ रहे हैं कि एक अथॉरिटी होगी जिसमें हम जैसे ब्यूरोक्रेट और आज के आईएएस आईपीएस नहीं बैठेंगे, उसमें वो ट्रेंड लोग बैठाए जाएंगे जो अपने अनुभव के आधार पर आपके प्रस्ताव को 144 करोड़ लोगों में फैलाने का उनका दायित्व होगा। वो आपके प्रस्ताव में कमियां नहीं निकालेंगे, बल्कि वैल्यू ऐड करेंगे, जिससे उसमें जो है आपके कम अनुभव के आधार पर एक छोटा सा आइडिया लाए, उसे वो एक वट वृक्ष में कन्वर्ट कर सकें। तो राष्ट्रीय संपदाओं वाले जो है ना, उसमें आईएएस ऑफिसर नहीं बैठे होंगे उन्हें अनुमोदित करने वाले, उसमें ट्रेंड प्रोफेशनल्स बैठेंगे जो आपके मॉडल में समृद्धि लाकर वैल्यू ऐड करके उसे अप्रूव करेंगे, और उस अप्रूवल के साथ ही उतने धन का निर्माण हो जाएगा। मतलब आपने यदि 1000 करोड़ का अस्पताल निर्मित किया, तो 1000 करोड़ की डिजिटल करेंसी पैदा हो जाएगी, जिसको मैथिली शरण गुप्त ने नाम दिया है भारत विकास निधि। और अभी हमारे कुछ साथियों ने हमको बताया, तो हमने उसका नाम जो है ना पुनर्नामांकरण किया है कि उसको भारत विकास निधि तो कहते ही रहेंगे, साथ में हम उसे आजाद हिंद रुपया भी कहेंगे। ये वही आजाद हिंद रुपया है जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने पैदा किया था, जिसे 11 देश के लोगों ने ऑलरेडी मान्यता प्रदान की हुई थी, जिसका 1 रुपया एक सोने के सिक्के के बराबर होता था। तो ये भारत विकास निधि का आजाद हिंद रुपया, जो कि एक इंटरनल डिजिटल करेंसी होगी, ये डिजिटल करेंसी होगी, ये पेपर करेंसी नहीं होगी, ये ऑटो जनरेट होगी जैसे ही आप संपत्ति का निर्माण का अनुमोदन करेंगे। अब बताइए, राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण के लिए धन की आवश्यकता खत्म हो गई कि नहीं हो गई? जी हाँ। सभी को जिसने जो सेवाएं दी उनको बांटने के लिए पर्याप्त धन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जी। अब आप एक राष्ट्रीय संपदा को बना रहे हैं जो कि 5 साल में बनने वाली है, राइट। और आपने जैसे ही उसे अनुमोदित किया तो उतना पैसा निर्मित हो गया कि नहीं हो गया? डिजिटल करेंसी, जिसका नाम भारत विकास निधि कह रहे हैं। क्या सुनो जी, हाँ या नहीं? यस। तो ये धन जो है आपको 5 साल में खर्च करना है। यदि 1000 करोड़ का माने और माने के बराबर धन ही हम हर साल खर्च करते हैं, तो 1000 खर्च करने में हमें 5 साल में हम हर साल 200 करोड़ खर्च कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? इजीली कर पाएंगे। तो जो पहले साल यदि वो 200 करोड़ पूरा सुरक्षित रख देते हैं, तो पुराने मतलब आगे के जो 4 साल हैं उनका जो 800 करोड़ है वो बैक एंड पर जो है
कल वृक्ष अकाउंट में जुड़ा होगा। तो अब कल वृक्ष अकाउंट के 3 जो है ना वो हो गए स्रोत। एक पहला कि भारत सरकार की हमने आमदनी 20 गुना कर दी, खर्चा जो है ना 1/4 कर दिया, तो भारत सरकार के पास अकूट संपदा होगी जो पीछे से कल वृक्ष अकाउंट से जुड़ी होगी। और कल वृक्ष अकाउंट को किसी से स्थायी पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपको योग्य बनाकर आपको खुद जो है ना धन जो है ना पैदा करने के लिए सक्षम बना रहा है। तो आपने जो कल वृक्ष अकाउंट से पैसा लिया है वो अस्थायी पैसा है कि नहीं है? जी हाँ। हाँ। तो जो भारत सरकार के खजाने से आ रहा है वो भी वापस पहुंचने वाला है। जो वो अस्थायी रूप से यदि राष्ट्रीय संपदा के निर्माण का जो फ्लेक्सी मनी है उसका यूज कर लेता है तो वो भी वापस पहुंच जा रहा है। लिहाजा मेरे ख्याल से आप इस निष्कर्ष पे पहुंच चुके होंगे कि 144 करोड़ लोगों के लिए धन की कोई कमी नहीं आने वाली है, क्योंकि हमें इतनी राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण करना होगा कि अपार धन तो राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण से ही पैदा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, अब हमने जब आपको आपके पोटेंशियल के रोजगार के लिए सक्षम बनाया है जी, तो आप मुझे बताइए, आपको वेल ट्रेंड हर काम के लिए माइलस्टोन के लिए उन्हें ऑलरेडी तैयार किया गया है। 6 महीने तक सतत अभ्यास करा के सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया है। तो राष्ट्रीय संपदाओं के लिए बहुत ही ट्रेंड मैन पावर अवेलेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो तो आराम से हो गया कि नहीं हो गया जी। अब राष्ट्रीय संपदाओं के लिए तीसरी चीज की जरूरत होती है, वो होती है भूमि की। होती है कि नहीं होती है? हाँ। तो आज की सरकार भूमि को कैसे पैदा कर रही है? तो सरकार ही है साहब। नहीं, मैं बताता हूँ। आज की सरकार अंग्रेजों की हड़प नीति के तहत बनाए गए लैंड एक्विजिशन एक्ट का उपयोग कर रही है। हाँ। कर रही है जी हाँ। तो किसानों का जो है ना सामान लेके इंडस्ट्रियलिस्ट और उन लोगों को दे रहे हैं जो उसमें नोट छाप रहे हैं। जी हाँ। और वो किसान बर्बाद हो रहे हैं। अधिकांश लोग उस पैसे को जो थोड़ा बहुत उनको मिलता है उसको दारू में खर्च कर रहे हैं। चलो कर लें दो। हाँ, पहले इसको कंप्लीट कर लो। हाँ, तो आप मुझे बताइए कि मैथिली शरण गुप्त का कहना है कि हम लैंड एक्विजिशन एक्ट को ही खत्म कर देंगे, नो हड़प नीति। और हमारी राष्ट्रीय संपदाएं वो 60/40 के एरिया में नहीं होंगे, वो सैकड़ों एकड़ों में फैली होंगी। तो फिर मैथिली शरण गुप्त भूमि की व्यवस्था कहां से करेंगे? उन्होंने तो लैंड एक्विजिशन एक्ट बंद कर दिया, अपने हाथ पैर काट लिए। तो फिर क्या करेंगे? आप जरा सोचिए, कुछ करने का आपको समझ में आ रहा है? अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैथिली शरण गुप्त ने इसके लिए कॉन्सेप्ट इजाद किया है, लैंड ऑनर्स क्लब। मतलब भविष्य में किसी को भी अपने लैंड के मालकाना हक से वंचित नहीं किया जाएगा। राइट? लेकिन एक एक्ट लाया जाएगा जिसके तहत आप जो है मालिक बने रहेंगे, लेकिन आप यदि राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए आपकी भूमि की जरूरत है तो आप मना नहीं कर पाएंगे जी। और राष्ट्रीय संपदा जो कमाएगी उसका प्रोपोर्शनेट जो है लाभ लैंड ऑनर्स क्लब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस बात का आप अनुमान आसानी से लगा पा रहे होंगे कि जो वो आज कमा पा रहे हैं किसान या जो भी भूमि का मालिक, उससे कम से कम 100 गुना ज्यादा तो जो है वो राष्ट्रीय संपदाएं कमाएंगी कि नहीं कमाएंगी? तो आपको मना करने का हक क्यों होना चाहिए जब आपकी भूमि के मालिक आप ही हैं, आपको मालिकाना हक से वंचित नहीं कर रहे हैं और आपको जो है ना प्रोपोर्शनेट जो है हम धन भी दे रहे हैं जो वो कमाएगी और हर साल मिलेगा। और अभी जो आप भाई भाई में जो है ना बंटवारा हो जाता है तो उसमें आपके लैंड ऑनरशिप क्लब में उतना ही आपका प्रोपोर्शनेट जो है ना बढ़ जाएगा आपस में, तो आपके भाइयों में भी उसका प्रोपोर्शनेट फायदा उतना ही मिलता रहेगा। तो ना किसी का लड़ाई झगड़ा, ना बंटवारा, ना फलाना, ना कुछ। और आदमी को कमाने के 2 सोर्स मिल गए आपके। एक तो आपकी संपत्ति कमा रही है, राइट, और दूसरा आप खुद कमा रहे हैं। हाँ या नहीं? डबल हो गया। कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं? और वो भी आप अपने पोटेंशियल का कमा रहे हो। तो
और हर कोई समृद्ध हो रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि धन जो आज की लोलुपता है, धन की रेस में लोग बाग अंधे घूम रहे हैं, जब सभी लोगों के पास समृद्धि होगी तो फिर दूसरों को दिखाने के लिए आपको धन की जरूरत नहीं होगी ना। हाँ, वो भी नहीं। एकदम पूरा कॉन्सेप्ट और मानसिकता बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी। बदल अब सकती मुझे है। बताइए, राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए आवश्यक 3 कंपोनेंट, तीनों के 3 उपलब्ध हो गए कि नहीं हो गए? क्या आपने भारत सरकार के खजाने से एक पैसा लिया क्या? जी नहीं। नहीं लिया। करेक्ट। और उल्टा 20 गुना धन के लिए हमने आपको जो है ना भारत सरकार के लिए एक व्यवस्था पैदा कर दी, जिसे विस्तार में हम कभी समझाएंगे आपको। वो इतनी पावरफुल होगी, राइट? जी। क्योंकि जो आज जो आप प्रॉब्लम पैदा कर रहे हो, भारत में 2 डिजिटल करेंसी होंगी। एक आज का रुपया जो होगा वो एज इट इज जो है डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और क्रिप्टो करेंसी तो दुष्टता है, क्रिप्टो करेंसी नहीं होगी, डिजिटल करेंसी होगी। क्रिप्टो जो ट्रैक होगा, जिसका जो है ना नंबर होगा। अभी जो आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो डिजिटल ट्रांजैक्शन है, डिजिटल करेंसी नहीं है। जी हाँ। हाँ। मतलब आप पैसे का ट्रांजैक्शन डिजिटल तरीके से कर पा रहे हैं, बट करेंसी आपकी डिजिटल नहीं है। हाँ। कल की दोनों करेंसी, भारत विकास निधि भी और रुपया भी, और रुपया को हम एक्सटर्नल करेंसी कहेंगे और भारत विकास निधि को इंटरनल करेंसी कहेंगे, क्योंकि हम किसी भी विदेशी ताकत को हमारी चीजों में झांकने का मौका नहीं देना चाहते हैं। यू आर नोबडी टू टेल, राइट? तो जो भारत विकास निधि या आजाद हिंद रुपया होगा वो अंतरराष्ट्रीय जो है शिकंजे से मुक्त होगा, राइट? और धीरे धीरे हम सभी करेंसियों को खरीद लेंगे कि रुपए का 1 रुपए जो है उसमें $80 हमें खरीदना है, क्योंकि धन तो अपार होगा हमारे पास। तो हम डिक्टेट करेंगे कि हमारा आज का जो एक्सटर्नल रुपया है वो $1 में 80 नहीं और 85 नहीं आएंगे, 1 रुपया में $85 आएंगे। ये भारत मैथ्यूसन गुप्त का जो है ना ये डिटेक्टरशिप पावर जब हमारे पास होगा, मनी पावर और मैन पावर जब हमारा एक ही उस पर चलेगा, तो डॉलर क्या है? फिर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, करेक्ट। और तब भारत जो है विश्व गुरु भी बनेगा और सब कुछ बनेगा। तो यहां तक आप क्या कितने हद तक मेरी बात समझ पाए हैं? ये मत कहना कि डीजी साहब कह रहे हैं तो अब कैसे, हाँ तो कहना ही है नहीं तो नाराज हो जाएंगे, ये मत सोचता है। नहीं, ये तो एकेडमिक चर्चा है। आपको अब ये तो परिकल्पना है सर, एक और परिकल्पना। आपको इसे परिकल्पना क्यों कह रहे हैं? कि आप परिकल्पना इसलिए कह रहे हैं कि दुष्ट राजनेता इसे नहीं होने देंगे, यही है? तो नेता ही नहीं सर, ब्यूरोक्रेट्स भी नहीं होने देंगे। माफ करना, थोड़ा सा आप उसी लॉबी से हैं। क्योंकि वो भी ब्यूरोक्रेट की औकात तो 0 होने वाली है। हाँ, क्योंकि वो लाभ रहेंगे नहीं जी। तो चलो पहले नेताओं की औकात की बात कर लेते हैं जी। तो अभी नेता कौन है? नेता वो हैं जिन्होंने अंग्रेजों की परपाटी को आगे बढ़ाया है, बांटो और राज करो। जी हाँ। तो अंग्रेजों ने तो कुछ 2-4 जातियों में बांटा था, उन्होंने तो आपको हजारों जातियों में बांटकर हर जाति के ठेकेदार पैदा हो गए हैं और अपने अपने लाभ के लिए जी रहे हैं। और हर व्यक्ति आजकल तो स्थिति है कि बनियों में 25 ग्रुप हो गए हैं और हर ग्रुप का जो है ना प्रेसिडेंट और पॉलिटिकल पार्टी और मालूम नहीं क्या क्या कर रहा है। देखिए ना, वो आपके भी अग्रवालों के मेरे ख्याल से लगभग शायद 25 संगठन भोपाल में ही चल रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ। तो ये बांटो और राज करो, तो आज के राजनेता कैसे काम करते हैं जरा मैं आपको ये समझाता हूँ जी। तो आज के राजनेता राष्ट्रीय सोच के लोग नहीं हैं, इन्हें संविधान के प्रति बिल्कुल भी सम्मान नहीं है, ये 0 सम्मान के लोग हैं, घटिया लोग हैं ये। वो तो खैर नहीं, मैं देखिए मैंने अभी तक कोई भी बात तर्कों के साथ कही है। जी, मैंने आपको कोई भी बात जो है नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ डीजी हूँ, इसलिए उनके लिए है ही कहाँ सर? संविधान उनके लिए है ही कहाँ? आप चिंता मत करो, संविधान सबके लिए होने वाला है, आप चिंता मत करो। अभी समझाता हूँ मैं आपको। आप खुद कहोगे कि जो आप कह रहे हो अरे वो तो अल्टीमेट है,
और जी। आप ये भी कहोगे कि इस देश में किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी राजनेता नहीं जीतेगा। जी। ये मैं आज के परिदृश्य में आज कह रहा हूं। हम्म। आपको मालूम है मैं एक चुनाव भी लड़ा था। नहीं, जानकारी नहीं है। मैं भोपाल के लास्ट एमपी में 2024 के जो चुनाव हुए हैं उसमें एमपी के उसमें खड़ा हुआ था। 24 और में? यस, भोपाल से, भोपाल लोकसभा से। अच्छा। जानते क्यों खड़ा हुआ था? जी। ये बताने के लिए कि जनता मूर्ख है, ये बताने के लिए कि इट इज ए अविवेकपूर्ण है, जी। इसे समझ ही नहीं है। जो केजरीवाल ने सिद्ध किया था ना कि जनता मूर्ख है, मैथिसन गुप्ता ने जो ना खड़े होकर ये सिद्ध किया था कि वोट देखो, तुमको साले इतनी अकल नहीं है कि आलोक शर्मा क्या है, क्या है आलोक शर्मा, क्या सोच है, क्या चिंतन है, क्या वो आपको अच्छा भारत दे सकते हैं? क्या चिंतन ही नहीं है सर, चिंतन ही नहीं है। तो फिर जो है, मैंने यही तो सिद्ध करने की कोशिश की कि भोपाल की जनता मूर्ख है, वो अपना अच्छा बुरा भला नहीं सोच सकती है। तो ये अच्छे तरीके से जानते हुए कि इनके पास इतनी शक्ति है, मैथिली शरण गुप्त जो है सिर के बल भी खड़े हो जाएंगे तो कभी नहीं जीतेंगे। फिर भी मैथिली शरण गुप्त खड़े हुए सिर्फ ये बताने के लिए कि पब्लिक मूर्ख है। राइट? ये बहुत सोची समझी बात है। यदि शायद मैं खड़ा नहीं होता तो हम अपने सोच और चिंतन को इतने आगे नहीं ले जा पाते। आप ये बताइए आपको किसी भी ब्यूरोक्रेट, किसी भी नेता के आवाज में ये ओज समझ में आया आज तक? नहीं, ये पब्लिक को मूर्ख कहना, अगर जिसने मूर्ख कह दिया और अगर ये कलेजा उसके अंदर है, अगर मन से वो कहता है तो पब्लिक भी सर उसको सुनने के लिए तैयार होगी, समझने को तैयार होगी। देखो, आप हमें समझो चाहे ना समझो, अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हो तो ये आपकी मजबूरी है। हाँ। देखो, ये संत, बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं जब आप उनके पास जाते थे तो वो लाते मारते थे, और लोग लातों को खाके अपने आप को जो है ना सोचते थे कि आज जो हमारे गुरु जी ने, बाबा जी ने लात मार दी, अब तो हमारा कल्याण हो गया। जी हाँ, जी हाँ। ऐसे आपने बहुत सारे बाबाओं का नाम सुना होगा। जी। सुना कि नहीं सुना? हाँ, सुने थे कुछ अघोरी टाइप के। हाँ 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 हाँ। मिले तो कभी नहीं। तो जब आपका लाभ होगा तो आप मैथिसन गुप्त की बात सुनने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपके लाभ के लिए कर रहे हैं, और कोई तो कर नहीं रहा है। हाँ। तो मैथिसन गुप्त को सुनना आपकी मजबूरी होगी, चाहे वो आपको मूर्ख कहें या कुछ भी कहें, क्योंकि वो आपको मूर्ख अकेला कह नहीं रहे हैं बल्कि सिद्ध भी कर रहे हैं। नहीं, अगर ये कहना और सिद्ध करना, मतलब कहना, कहेंगे तो सिद्ध तो करेंगे ही करेंगे। हाँ। अगर ये जज्बा अगर लोगों में आ गया, हाँ, तो पब्लिक नेचुरल आपकी बात को 1000 बार सुनेगी। करेक्ट। तो अब अपन फिर से नेताओं पे वापस आते हैं कि नेताओं ने आपको जाति, धर्म, संप्रदाय के आपसे आकलन किया, और इसी आधार पर वो अपने उम्मीदवारों को टिकट देने के लिए शॉर्ट लिस्ट करते हैं। अभी टिकट नहीं दिया, केवल शॉर्ट लिस्ट किया। हाँ। तो सभी राजनीतिक पार्टियां जाति, धर्म, संप्रदाय के समीकरण के आधार पर अपने प्रतिनिधियों को शॉर्ट लिस्ट करती हैं। जी हाँ, जी हाँ। और फिर उन्हें किसको टिकट देना है इसके लिए एक कॉन्सेप्ट लाती हैं कि भैया इनमें से जीतेगा कौन, और उसे अंग्रेजी में कहा जाता है विनेबिलिटी, जीतने की संभावना क्या किनको है। तो इन दुष्ट राजनेताओं को दुर्जनों में, दुष्टों में, अपराधियों में, धनबलियों में ही जीतने की संभावना दिखती है। नहीं, एक भी अच्छे व्यक्ति में जीतने की संभावना ही नहीं दिखती है। नहीं होती भी नहीं है सर, अगर मतलब आज के नहीं व्यवहार की बात। अरे आप टिकट दे देंगे तो कैसे नहीं होगी? जब जो है ना आदमी उसको वोट ही नहीं दे रहा है, वोट तो दे रहा है वो मोदी को, तो आप मोदी में दम नहीं है ना अच्छे लोगों को टिकट देने की, नंबर 1। नंबर 2, जिस अच्छे भारत की बात मैथिली शरण गुप्त कर रहे हैं उसको करने की आपकी हिम्मत नहीं है। जी। यदि आप अच्छा भारत देंगे तो अपने लाभ के लिए अपने आप जो है ना टिकट आपको जो है ना आपको वोट मिल जाएगा। तो वोट की चिंता मत करो, वो भी मैं समझाऊंगा कि कैसे सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हारेंगे। ये सोचो ना, एक ब्यूरोक्रेट कितनी दूर की बात सोच पा रहा है, और वो गारंटी से कह रहा है कि इस देश में किसी भी राजनीतिक पार्टी का एक भी राजनेता नहीं जीतेगा। वो तो मोदी जी का नाम भी अलग नहीं कर रहा है कि मोदी जी जीत जाएंगे, नहीं, वो भी नहीं जीतेंगे। मोदी जी खैर अभी भी नहीं जीते सर।
हाँ चलिए, अब ना ईवीएम वीवीएम की बात में नहीं जाएंगे, अभी अपन अपने मुद्दे को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वो एक सिद्धांतिक मुद्दा है। वो एक अलग मुद्दा, लेकिन अगर देखा जाए सर कि जो दूसरी बार और तीसरी बार प्रधानमंत्री अगर 1 लाख 1.25 लाख वोट से जीत रहे हैं हम्म उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, और वो भी प्रधानमंत्री, हम्म। तो शायद मैं अपन नहीं समझते कि ये जीते हैं। चलिए अभी नोशनल बातें नहीं करते हैं, यदि 1 वोट से भी जीते हैं तो जीते ही कहलाएंगे, और 1 वोट से जीते या 5 वोट से जीते या 1000 वोट से जीते या 10 लाख से वोट से जीते, उनसे उनकी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो जीत गए। वो तो जीत गए और देश के प्रधानमंत्री भी बन गए। जी। तो अब जो है ये राजनेता विनेबिलिटी के नाम पर दुष्टों को, दुर्जनों को, अपराधियों को, बाहुबलियों को ही टिकट देना श्रेयकर मानते हैं। यहाँ तक आप सहमत हैं क्या मुझसे? 100%। ओके। फिर ये जीतने के लिए एक ही जैसे हथकंडे अपनाते हैं, दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसे बांटना, मुर्गे बांटकर गरीबों के वोट खरीदना, और जिनके ये वोट खरीदते हैं उन्हें रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं। हमें एक भी राजनेता ये कहते नहीं दिखता है कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ। मुझे राजनेता ये कहते दिखते हैं कि भैया मैं तो अपनी पार्टी का अदना सा सिपाही हूँ। मतलब आप अदने से सिपाही बाद में होंगे, पहले तो आप हमारे प्रतिनिधि हैं, क्योंकि हमने आपको वोट दिया, चाहे आपने हमारा वोट खरीदा ही क्यों ना हो। नहीं, लेकिन वो तो हमारे थोड़ी होते हैं ना सर, वो प्रतिनिधि तो पार्टी के होते हैं। करेक्ट, आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो सभी राजनीतिक पार्टियां जीतने के लिए एक जैसे ही हथकंडे को अपनाती हैं, ये बात सहमत हैं आप? वो तो एक ही फार्मूला, तो एक ही, मतलब जीते कोई भी, फार्मूला एक ही है। फार्मूला एक ही है, राइट जी। अब मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि एक कहा आपने सुना होगा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर जन उतरे पारा। मतलब भगवान राम का नाम का स्मरण करने से आपका जो है कल्याण होगा, आप भवसागर को पार कर जाएंगे। ऐसा दोहा कुछ आपने जरूर सुना होगा। जी जी। सुना या नहीं सुना? सुना है। तो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि ये राम के नाम के साथ हमने एक अच्छे भारत का संकल्प कह दिया है, यदि आप इसे ले लेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा है कि यदि इस देश को समृद्ध, महान और विश्व गुरु बनाना है तो बिखरी हुई इच्छा शक्ति को हमें संगठित और संग्रहित करना होगा। राइट जी। तो अभी राजनेता क्या कर रहे हैं? आपकी बिखरी हुई शक्ति को और बिखेर रहे हैं। आपको जाति धर्म संप्रदाय में बांटकर आपस में कटता करते हुए, गांव में जो सभी जाति धर्म के लोग बड़े शांति से रहते थे, उन्होंने वहां भी राजनीति घुसेड़ दी। आज एक भी ऐसा गांव नहीं है जिसमें राजनीति की बात को लेके लोग दंगल ना कर रहे हो, झगड़ा ना रहे हो। भाईचारा तेल लेने चला गया है। वो तो खैर भाईचारा तो बहुत परिवार में नहीं बचे, तो अब तो गांव की तो आप छोड़ दीजिए। तो यदि मैथिली शरण गुप्त आपसे ये कहें कि आप अच्छे भारत का संकल्प लोगे, तो जो अभी हमने आपको संकल्पना बताई है ये अवतरित हो जाएगी, तो मैथिली शरण गुप्त आपसे कुछ ले रहे हैं क्या? नहीं, उनको मिलेगा भी क्या? वो तो जब उन्होंने एक परिकल्पना ही वैसी की है कि जब हमारा जो भी होगा वो राष्ट्रीय संपत्ति होगा, तो फिर इंडिविजुअल गुप्त जी का तो कोई मैटर ही नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही अति सुंदर। ठीक है ना? तो यदि हम आपसे कहें कि बीएस भदौरिया जी, आपने मुझसे सुना, इतनी लंबी बात की, और जो हम आपसे लंबी बात कर रहे हैं ये आप भ्रम मत पालना कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी। तो फिर आप मुझसे पूछेंगे किससे बात कर रहा हूँ साहब? बात तो आप मुझसे ही कर रहे हैं, और हर बात में मुझसे पूछ भी रहे हैं और मेरा रिस्पॉन्स भी ले रहे हैं। तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे कह रहे हैं कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, वो तो है नेचुरल है। जब एक ऐसे कहीं से, अब मैंने जो आपको एक फॉर एग्जाम्पल दिया था कि शायद उस ग्रुप में 100,000 लोग होंगे, हाँ, और उसमें से शायद मेरे ख्याल से 5 या 10 लोगों किससे ज़्यादा आपका नंबर सेव नहीं होगा। हाँ हाँ। तो उसी आइडिया से आपने शायद मेरे ख्याल से फ़ोन लगाया। नहीं, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्ड होती है और ये क्राइम फ्री भारत पर पब्लिश होगी। अच्छा। तो आपको समझ में आए चाहे ना आए, इस वार्तालाप को जो सुनेगा, हो सकता है किसी दूसरे को समझ में आ जाए। राइट जी।
तो हमने एक ऊर्जा का एक पैदा कर दी है। यदि हाँ। हमने आपसे 1 घंटे बात की तो 1 घंटे की वो ऊर्जा देश के लिए उपलब्ध हो गई है, हाँ, हमने एक और छोड़ा है। राइट। जी। और हमने उसे 3-3 मिनट में बांट दिया, तो जो जिस पोर्शन को सुनेगा, यदि वो प्रेरित हो गया तो वो पूरी सुनने भी पहुंच जाएगा, जी हाँ। राइट। जी। तो यदि आपको अच्छे भारत का संकल्प लेने मात्र से अच्छा भारत मिल जाए और सत्ता का ताज भी मिल जाए, जी। तो अच्छा भारत का संकल्प आप लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे? और अभी तक हमने जो बात आपको कही है वो शुरू में बताया था कि अच्छे भारत एक जुमला नहीं है। अच्छे भारत का कंटूर क्या है वो मैंने आपको समझाया था, जिसे आपने संकल्पना कहा है। जी। वो संकल्पना नहीं है, जी। वो अच्छे भारत का कंटूर है, मॉडल है। जी। जिसे आप संकल्पना कह रहे हैं, वो दिव्य स्वप्न है कि अच्छा भारत होगा कैसे और कैसे होगा। हमने आपको उसके नट बोल्ट बताए हैं कि ऐसे होगा। जी। तो वो संकल्पना से तो ऊपर की चीज हो गई ना, फिर तो वो मॉडल कहलाएगा। हाँ। जी। मॉडल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? हाँ। जी। वो संकल्पना कहलाएगी या मॉडल कहलाएगा? मॉडल ही बन जाएगा फिर। वो तो मॉडल बन जाएगा, क्योंकि उसे कैसे किया जाना है, उसके नट बोल्ट धन वन ये वो सब बताएगा, राइट। जी। अब आपसे कहा जा रहा है कि यदि आप अच्छे भारत का संकल्प लोगे तो आपको अच्छा भारत मिल जाएगा। और अच्छे भारत के संकल्प में कहा जा रहा है कि मैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छे भारत का संकल्प लेता हूँ। हाँ। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि मैं देश के लिए अच्छे भारत का संकल्प लेता हूँ, नहीं। जी। आप और आपके बच्चों के लिए अच्छा भारत होगा तो सभी के बच्चों के लिए अच्छा भारत हो जाएगा, तो देश अच्छा अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। राइट। तो जी। अब इसमें हम आपको 2 काम करने के लिए कह रहे हैं। तो पहला काम जो है वो उस दोहे से आया है, मुझे नहीं मालूम है सूरदास जी ने कहा या किसने कहा, खोजेंगे तो वो भी मालूम पड़ जाएगा जी। कि भूखे भजन न होए गोपाला, जाधरी कंठी जाधरी माला। जी हाँ। तो मैथिली शरण गुप्त ने इसे अपना ब्रह्म वाक्य बनाया है कि भाई साहब, आपके लिए आपका पेट महत्वपूर्ण है। ये फालतू की बकवास जो मैथिली शरण गुप्त कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन आज आपके लिए आपका पेट, आपके लिए और आपके बच्चों के लिए आपका पेट ज्यादा बड़ा है। जी हाँ। हेलो जी। जो मैं कह रहा हूं, आज आपके लिए आपका जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यक धन को इकट्ठा करना, जिससे आप और आपके परिवार के लोग ठीक ठाक जीवन जी पाएं, ये आपकी प्रथम प्राथमिकता नहीं निरूपित कर रहा हूं जी। कि तो मैं आपसे पहला संकल्प ये मांग रहा हूं कि मैं अपने पेट के लिए जिस काम को करने के लिए बाहर निकलूंगा वो पूरा काम जो है बड़ी लगन श्रद्धा से करूंगा, जिससे वो हमारा काम फलीभूत हो और उससे हमें इतना धन मिल जाए कि मैं अपने परिवार का और हमसे अपने से जुड़े लोगों जिनकी हम मदद करना चाहते हैं उनकी मदद कर सकें। यदि आपने सुना होगा तो एक वो कहावत है, एक दोहा आपने सुना होगा कि प्रभु इतना दीजिए कि मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि भी भूखा ना जाए। ऐसा कोई एक है दोहा मेरे ख्याल से। मैं भी भूखा ना रहूं, मैं साईं भूखा, हाँ मतलब ऐसा कुछ है। मैं भी भूखा ना रहूं और जो है अतिथि भी और जो भी है वो भी भूखा ना जाए। तो मैथिली शरण गुप्त इसी चीज के कह रहे हैं कि भैया जो काम आप बाहर निकल के कर रहे हो अपने लिए उसे पूरी सनिष्ठा के साथ करो, जिससे आपका भी पेट भरे, आपसे जुड़े लोगों का भी पेट भरे। और चूंकि आप पूरी निष्ठा के साथ करेंगे तो आपको जरूर ईश्वर जो है उतना दे देगा। जैसे कि आपने सत्यनारायण की कथा में सुना है कि जब उसने सत्यनारायण की कथा का वो लिया, संकल्प लिया, तो उसके लकड़ियां जो है दुगने दाम में बिक गई। ये आपने सत्यनारायण की कथा सुनी होगी मेरे ख्याल से। तो जब आप सनिष्ठा के साथ काम करेंगे तो उससे जो धनोपार्जन होगा वो मुझे विश्वास है कि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त होगा। यहाँ तक आप मेरे साथ हैं जी। तो मैं कह रहा हूं कि पहले उस काम को आप निष्ठा के साथ करो और कोई दूसरा काम नहीं करना है। जब वो काम हो जाए
तो उस काम से जो लोग लाभान्वित हुए हैं या वहाँ जो 2 लोग, 2, 4, 6 लोग, 10 लोग वहाँ हों, उनको इकट्ठा करके उन्हें उन जो तो वहाँ ऑलरेडी होंगे, उनके साथ ही अच्छे भारत का जो हमारा वीडियो है उसको साथ में बैठ के सुनो, राइट? जिसमें ये बताया गया है कि अच्छा भारत कैसा होगा। क्लियर? जी। और इसके बाद यदि सामने वाले को ऐसा भारत चाहिए तो अच्छे भारत का संकल्प लेना है। इसमें कोई कठिनाई है क्या? नहीं, अगर हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं और इसके बाद अगर है तो आत्मीय मूवमेंट बन सकता है। क्योंकि आपका जो है ना कुछ लिया नहीं जा रहा है, आपका कुछ छुड़ाया नहीं जा रहा है, और आप जहां जा रहे हैं उसी काम से उसी जगह पे वो काम कर रहे हैं, तो आपके कोई अतिरिक्त भार भी आपके ऊपर नहीं आ रहा है, आपको कोई अतिरिक्त यात्रा भी नहीं करना पड़ रही है, राइट? आप हमारे काम से कहीं नहीं जा रहे हैं, आप अपने काम से जा रहे हैं, ठीक है ना? जी जी। क्लियर? जी। तो एक तो इस तरीके से हमें अच्छे भारत का संकल्प दिलाना है, और फिर एक दूसरा काम है कि प्रत्येक रविवार को हमें अपने से जुड़े लोगों को इकट्ठा करना है, वो भी आमंत्रित करके, क्योंकि आज के ज़माने में इतना लोगों को जो है ना व्यस्तता आ गई है कि बिना आमंत्रण के कोई कहीं भी जाने के लिए समय नहीं निकाल पाता है। आप अपने खास लोगों के पास भी जब किसी खास आमंत्रण से जाना पड़ता है, चाहे वो बच्चे की जन्म दिवस हो, शादी हो, ये हो, वो हो, तभी आप पहुंच पाते हैं। ये बात सही है कि नहीं है? 100% वो तो ढोना पड़ता है, मतलब सीधी सी बात ये है कि ढो रहे हैं। तो आप जब उसे ढो रहे हैं और उसमें यदि आप दूसरे लोगों को, वो भी रोटेशन के आधार पर, आप एक जैसे जूम करिए आपसे जुड़े 50 लोग हैं, 60 लोग हैं, 100 लोग हैं, उनका एक रोस्टर बना के उनसे कहें कि भैया हम लोग प्रत्येक रविवार को जो है अपने से जुड़े लोगों को बुलाएंगे, और यहाँ अपने से जुड़े लोगों का मतलब है अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, और जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं उनसे जुड़े हुए लोग। जी। ये बात समझ में आई क्या? हाँ। तो आप लोगों को नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि जब आप लोग कहते हो तो आप अपने आप को अलग कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो? हाँ। मतलब आप अलग हो जाते हैं, लोग अलग हो जाते हैं। अरे साहब लोग तो ऐसे हैं, मतलब मैं ऐसा हूं नहीं कहते हैं, लोग ऐसे हैं। मतलब मैं अलग हो गया, लोग अलग हो गए हैं। यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि भैया कोई लोग नहीं है, हमारे अपने लोग हैं, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र, हमारे पड़ोसी, और यदि हम उन्हें रोटेशन के आधार पर बुलाएंगे तो हमारे अपने स्वजनों के बीच में हमारे संबंध बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? हमें अच्छा भारत मिले चाहे ना मिले, कम से कम हमारे अपने लोगों के बीच में तो अच्छे संबंध बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? जी हाँ या नहीं? बिल्कुल बढ़ेंगे भाई। तो यदि आपके स्वजनों में 54 लोग हैं तो एक व्यक्ति को साल में एक बार बुलाने का मौका मिलेगा, और यदि 108 हैं तो 2 साल में एक बार, और 216 हैं तो 4 साल में एक बार मौका मिलना है। तो क्या हम अपने से जुड़े लोगों को अपने लाभ के लिए नहीं बुला सकते हैं? बुला सकते, क्यों नहीं? बुला सकते हैं। और वो लोग हैं जो आप में आस्था रखते हैं, आपके अपने हैं। जब आप उन्हें अच्छे भारत का संकल्प के बारे में सुनाएंगे तो वो भी कहेंगे कि हाँ साहब मुझे भी अच्छे भारत का संकल्प लेना है, और ये संकल्प ज्योति से ज्योति जलाते चलो प्रेम की गंगा बहाते के नाम पर ये बह जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट 9 दिन का कॉन्सेप्ट है। यदि हम मात्र 9 दिन का संकल्प पूरा कर दें तो हम 100 करोड़ हो जाएंगे। जैसे यदि आज मैथिली शरण गुप्त संकल्प चालू करते हैं और 9 लोगों को आप जैसा समझाया ऐसे ही 9 लोगों को समझाते हैं, और वो 9 लोग ये संकल्प लेते हैं कि वो अपने से जुड़े लोगों को 10-10 लोगों को ही संकल्प दिलाएंगे, और ये क्रम हम 9 दिन तक नहीं तोड़ने देंगे, तो हम 100 करोड़ हो जाएंगे। तो आज हम 10 हुए, 1 दिन 9 10 हो गए कि नहीं हो गए? 10 लोगों ने संकल्प लिया है कि वो 9 दिन तक अपना संकल्प निभाएंगे, तो दूसरे दिन हम 10 को 10 लोग जोड़ेंगे तो 100 हो जाएंगे कि नहीं? तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़। जी। तो आप कहेंगे कि साहब
ये तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि लोग बाग जातियों में, धर्म में, पार्टियों में बंधे हुए हैं, अंधभक्त हैं, ये है वो है। ऐसी स्थिति में आपको कैसे अच्छा वो मिलेगा, कैसे आप लोगों को जोड़ेंगे? तो मैं कह रहा हूं कि आप इस चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आप लोगों को नहीं जोड़ रहे हैं, आप अपने लोगों को जोड़ रहे हैं, राइट? और उनके लाभ के लिए जोड़ रहे हैं, उन्हें अच्छे भारत के लिए जोड़ रहे हैं। मतलब आप किसी को दूसरे के लाभ के लिए नहीं जोड़ रहे हो, किसी पार्टी के लाभ के लिए नहीं जोड़ रहे हो, आप अपने लाभ के लिए, अच्छे भारत के लिए उन्हें जोड़ रहे हो। जोड़ रहे हो कि नहीं जोड़ रहे हो? हाँ या नहीं? हाँ, वो तो एक मॉडल के लिए काम कर रहा ना हम। राइट। अब आपको शुरू में लगेगा अरे 100 करोड़ तो बहुत कठिन है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो इस मॉडल को मैं उल्टा करके समझाता हूं तो आपको समझ में आएगा, ये तो बहुत ही सरल है जी। तो इस मॉडल में आज 144 करोड़ लोग हैं, उनमें से हमने केवल 100 करोड़ को ही जोड़ने का संकल्प लिया है। कितनों को? 100 को। 100 करोड़ को। तो हमने 44 करोड़ छोड़ दिए कि नहीं छोड़ दिए? नेचुरल आबादी तो यही है ना सर। अच्छा, इससे भी कम है। अब जो है 100 करोड़ में से इस मॉडल के हिसाब से 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और 9वें दिन हमारा संकल्प पूरा हो जा रहा है, लिहाजा इन 90 करोड़ को भी किसी को नहीं जोड़ना है। इसका मतलब है 44 करोड़ जो पहले छोड़ दिए हैं और 9वें दिन जो 90 करोड़ लोग जुड़े हैं उनको भी किसी को नहीं जोड़ना है। इसका मतलब है 144 करोड़ में से 134 करोड़ को एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है जी। तो फिर ये बहुत सरल होना चाहिए ना। हाँ, कठिन है या सरल है? सरल है। सरल है। अब 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं उनके पास एक दिन है और एक दिन में 10 लोगों को जोड़ना है। तो 9 करोड़ लोगों को महापरिवर्तित भारत के लिए अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से, जिन लोगों से वो बचपन से आज तक जुड़ा है, उनमें से मात्र 10 लोगों को जोड़ना, और वो भी मात्र 9 करोड़ को, क्या कठिन है? नहीं। बदले में क्या मिल रहा है आपको? महापरिवर्तित भारत। बदले में क्या मिल रहा है? रोजगार का मौलिक अधिकार, और रोजगार का भी नहीं, पोटेंशियल के रोजगार का मौलिक अधिकार। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नहीं, बल्कि टारगेटेड आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा। आपको मिल रहा है भोजन का मौलिक अधिकार, आपको मिल रहा है स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, आपको मिल रहा है समृद्धि और खुशहाली का मौलिक अधिकार, और आपको मिल रहा है महापरिवर्तित प्रशासनिक व्यवस्था, आपको मिल रही है महापरिवर्तित पुलिस व्यवस्था, जहां आपको अपनी बात कहने के लिए थाने नहीं जाना होगा। जी। एक ट्रेंड वॉलंटियर, जैसे हेल्थ वॉलंटियर होता है, वो हो सकता है हेल्थ वॉलंटियर आपका क्राइम वॉलंटियर भी हो। आप बटन दबाएंगे तो वो आपके घर पहुंचकर आपकी FIR दर्ज करेगा, और केवल FIR ही दर्ज नहीं करेगा, वो आपका चक्षुदर्शी गवाह भी होगा। जी। उसे कानून से सख्ती देंगे। हम आप चिंता मत करिए, क्योंकि हम आगे आपको बता रहे हैं कि एक भी राजनीतिक पार्टी का एक राजनेता नहीं जीतेगा, तो फिर कानून बनाना तो हमारे हाथ में होगा ना। आप चिंता मत करिए उसको, बिल्कुल एंड टू एंड सॉल्यूशन है ये। इसमें जो है कोई कल्पना नहीं है। जी। यदि आप अच्छे भारत का संकल्प ले पाएंगे तो आपको अच्छा भारत मिलेगा, और यदि आपको अच्छा भारत का संकल्प लेने की क्षमता नहीं है तो फिर BS भदौरिया जी, आपको अच्छा भारत मिलना क्यों चाहिए? नहीं सर, आपको अच्छा भारत नहीं मिलना चाहिए। सिंपल एज, यू डोंट डिजर्व इट। जी। क्यों मिलना चाहिए बताइए ना मुझे। बताइए। राइट। तो अब जो है 7वें दिन इसमें से 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 2 दिन है, तो 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है। 6वें दिन 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 3 दिन है, तो 144 में से सिर्फ 9 लाख लोगों को ही 30 लोगों को जोड़ना है। पांचवें दिन 90,000 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 4 दिन हैं, तो 144 करोड़ में से केवल 90,000 को ही 40 लोगों को जोड़ना है। जो चौथे दिन 9,000 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 5 दिन है, 10 के मान से 5 दिन में केवल 9,000 लोगों को ही 50 लोगों को जोड़ना है। और वो 50 लोग कौन से हैं?
आपके परिवार के सदस्य, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके पड़ोसी, आपसे जुड़े लोग। तीसरे दिन जो 900 लोग जुड़ रहे हैं, तो 144 करोड़ में से केवल 900 लोगों को ही 60 लोगों को जोड़ना है। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 7 दिन हैं, 10 के मान से उन्हें केवल 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है। और पहले दिन जो 9 लोग जुड़े थे, उनके पास 8 दिन हैं, तो केवल 9 लोगों को ही अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसियों में से सिर्फ 9 लोगों को ही 80 लोगों को जोड़ना है। और बदले में आपको महापरिवर्तित भारत मिल रहा है। और इस पूरे मॉडल के प्रणेता मैथिली शरण गुप्त के पास पूरे 9 दिन हैं, तो केवल एक व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त को ही, केवल एक व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त को ही 9 दिन में 10 के मान से 90 लोगों को जोड़ना था। और मैथिली शरण गुप्त जो है 2290 लोगों को लगभग अभी तक जोड़ चुके हैं और क्रम जारी है। 2290 लोग जुड़ चुके हैं, वो भी ऐप के माध्यम से। अच्छा टोटल अभी 18,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं जी। लेकिन वो भी अपने संकल्प को नहीं निभा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिन्होंने उसे जोड़ा है, उन्होंने वो संकल्प उन्हें दिलाया ही नहीं है, दिखाया ही नहीं है। मैथिली शरण गुप्त तो हर किसी के पास नहीं पहुंच सकते हैं। तो यदि वो जो मैथिली शरण गुप्त प्रक्रिया बता रहे हैं, यदि उस प्रक्रिया का पालन करेंगे, तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? कठिन है क्या? और बदले में क्या मिल रहा है वो भी। अभी बदले में क्या मिल रहा है? सत्ता का ताज भी मिलने वाला है। तो जो ये ऐप है, ये अद्भुत ऐप है। ये 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है। अच्छा, गांव की मेरिट लिस्ट, मोहल्ले की मेरिट लिस्ट, शहर की मेरिट लिस्ट, जिले की मेरिट लिस्ट, प्रांत की मेरिट लिस्ट, देश की मेरिट लिस्ट। और मेरिट लिस्ट किस चीज की है? अपने लोगों को जोड़ने की लिस्ट है। और ये लिस्ट पारदर्शी तरीके से ऐप से जोड़ना है, और वो ऐप ही आपकी मेरिट लिस्ट बना रहा है। अच्छा, तो जो गांव में अपने लोगों को, सबसे अधिक लोगों को जोड़कर जो नंबर 1 होगा, वो गांव का चंद्रगुप्त कहलाएगा। और मैथिली शरण गुप्त जो है, उस चंद्रगुप्त के घर पर सरपंच का टिकट पहुंचाएंगे। जो व्यक्ति मोहल्ले में अपने लोगों को जोड़कर नंबर 1 पे आएगा, उसे मोहल्ले का चंद्रगुप्त कहा जाएगा, और उसे पार्षद का टिकट उसके घर पहुंचाया जाएगा। तो आज की जो राजनीतिक पार्टी कर रही हैं कि दरी बिछाओ, फलाना बिछाओ, पैसा दो, ये करो, वो करो, तब टिकट मिलेगा। अब टिकट आपको लेने के लिए ना दरियां बिछाना है, ना मैथिली शरण गुप्त की चमचागिरी करना है। बस अपने घर बैठ के अपने लोगों को जोड़ लो, तो अच्छा भारत भी पाओ और साथ में टिकट भी मिलेगा, और वो भी पारदर्शी तरीके से। अब जो शहर में नंबर 1 आएगा, उसे मेयर का टिकट मिलेगा। जो जिले में नंबर 1 आएगा, उसे जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट मिलेगा। जो प्रदेश में नंबर 1 आएगा, उसे मुख्यमंत्री का टिकट मिलेगा। जो दूसरे तीसरे पे आएगा, उसे उप मुख्यमंत्री का। और जो 15 से 45 में आएगा, वो राज्य सरकार का मंत्री बनेगा। और 70 से 402 के बीच में आएगा, वो विधायक बनेगा। पहले तो उसे विधायक क्षेत्र का चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और साथ में उसे विधायक का टिकट उसके घर पहुंचाया जाएगा। उसे मैथिली शरण गुप्त के पास दरी बिछाने नहीं आना है, नारे लगाने नहीं आना है, प्रतिबद्धता जताने नहीं आना है। मैथिली शरण गुप्त स्वयं या उनका प्रतिनिधि आपके घर पहुंचकर आपको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और विधायक का टिकट देगा। राइट? अब देश के ऊपर आते हैं। देश